अवैसी के आने से सिर्फ ये हुआ है कि मुस्लिम वोट को बंटवारा करना चाहते हैं वो, और अखिलेश को नुकसान पहुंचना चाहते हैं। जो सिलेंडर 535 का मिलता था आज वो 980 का मिल रहा है। ठीक, आखिर गैस गई तो गई कहाँ भाई? 2 साल सारे रेस्टोरेंट रेस्तरां सब बंद रहे हुए हैं, तो ये अचानक से महंगाई कैसे बढ़ गई? कि वही होगा। और वैसे जैसे लाखों आए लाखों चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। नाजिर शाह जैसे लोग आए, सिकंदर जैसे लोग आए, उनके चलाए कुछ न चला, वैसे अब भी नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत में किसी की नहीं चलेगी। यूपी के लोग भिखारी हैं जो महाराष्ट्र चले आते हैं। तो चुनावी सफर लगातार जारी है और जिस तरह से आप सबको पता है कि 4 से 5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। माहौल तो आप देख ही रहे हैं, सभाएं चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं। मऊ में आज ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव एक साथ मंच पर आने वाले हैं। 11 बजे का समय था और कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है। और आपने देखा कि ओवैसी साहब ने भी ज़ोरदार एंट्री मारी है। आज मुजफ्फरनगर में ओवैसी रैली कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का तो आप सब देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वो एक्टिव है। सरकार को हर मामले में घेरने का काम जो है प्रियंका गांधी कर रही है। मायावती को भी आपने देखा कि 4.5 साल बाद वो सार्वजनिक मंच पर आई। 4.5 साल तक मायावती गायब थी, लेकिन भैया चुनाव आ गया है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। लेकिन यूपी की जनता का मूड क्या है और इस बार जनता सरकार किसकी बनाएगी? क्या बीजेपी को दोबारा लाएगी या फिर बदलाव चाहेगी? एक होटल में इस वक्त मैं बैठा हूँ और सभी के हाथों में चाय है, यहाँ तक कि मैंने भी चाय ले रखी हुई है। तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं और इनके कंधे पर एक गमछा है, राधे जी का। नाम बताइए अपना आप। प्रभात प्रकाश शुक्ला। प्रभात जी, ये बताइए कि इस बार जो है यूपी की जनता का मूड क्या है? सरकार किसकी बनेगी? एक बार फिर योगी सरकार। यूपी की जनता यही चाहेगी, क्योंकि जो कुशल शासन, जो कुशल नेतृत्व माननीय योगी जी के शासनकाल में मिला है उत्तर प्रदेश को, वैसा शासन, वैसा प्रशासन कहीं नहीं मिला, कभी नहीं मिला। आज के मैं 47 साल की एज से ये देख रहा हूँ कि आज तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री इस भारतवर्ष को ना मिला जिससे को उत्तर प्रदेश का कुशल शासन और कुशल नेतृत्व हो सके। आज जो दंगे फसाद होते थे वो नहीं है, जो बलात्कार इत्यादि होते थे, दुराचार इत्यादि होते थे वो नहीं है, हो रहे हैं। उन पर अंकुश लगा हुआ है। ये सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी की देन है। चाचा, क्या नाम आपका? मोहम्मद हनीफ। नहीं भाई, ये बताइए कि अभी प्रभात जी तो कह रहे हैं कि योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं और योगी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ इन 4.5 सालों में। तो क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से ये सरकार कैसा काम कर रही है और 22 में सरकार किसकी आएगी? समाजवादी। कैसे? समाजवादी के कार्य कुछ अच्छे रहे हैं। दंगा तो सभी पार्टियों में हुआ, हुकूमत किसी की भी बनी। यूपी में सपा सरकार आई थी, 14 में दंगा हो गया था। हाँ, तो दंगे इसमें भी तो कहाँ दंगा हुआ? आप बता गए कि लोग मारे गए, गोरखपुर में हुआ। नहीं, दंगे की बात आप कर रहे हैं ना, दंगा कहाँ हुआ? दंगे नहीं हुआ, लेकिन मारकाट तो है ही। इतनी सुधार कहाँ जितना बताया जाता है। दंगे मारकाट में बहुत फर्क होता है। दंगे में 60 से 70 लोग मारे गए थे मुजफ्फरनगर में, ठीक है, और इस सरकार में भाई कह रहे हैं कि भाई दंगा जो है सांप्रदायिक दंगा होगा तो होता रहता है। पब्लिक में इसको कहाँ गवर्नमेंट रोक पाएगी? पब्लिक में जो हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट बाद में कंट्रोल कर पाती है। जब तक कि होना जो होता है वो हो जाता है। गुनहगार बेगुनाह सभी मरते हुए, गुनहगार कहाँ मरता हो तो निकल जाता है, पब्लिक को पाई गई होती है। यही चित्र होता है। जैसे अभी हमारे एक छोटा मोटा चौराहे पे मामला हो गया था, बात कोई नहीं थी, ज़रा से एक बात थी। हम मुस्लिम हैं ना, तो इसलिए बता रहे हैं मुहर्रम के बारे में। और ताजिया से सिपाही एक उठा ले गया, 1500 रुपये मांग रहा था, पता चला 87 लोग मुलजिम बन गए। वो सब बेगुनाह है तो पकड़े गए सुबह। हम भी महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा 22 पर? महंगाई मुद्दा जरूर है, परंतु कुछ आपातकाल जैसे कि वर्षा जो इस समय हो रही है, इस समय जो वर्षा हुई उससे किसानों का अहित हुआ है, धान की फसल खराब हुई है। और जो खरीफ फसलें थी और ये जो तुम्हारे इधर महामारी आई, कोरोना जैसी वायरस बीमारियां चली, इससे कुछ कार्य ना बढ़ सके, कुछ लोग घर में केंद्रित होकर रह गए। कुछ कार्यों पर जब प्रभाव पड़ा तो उसने तो महंगाई आने आना है, थोड़ा दंश तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर ठीक है। चाचा ये कह रहे हैं कि जो है थोड़ा दंश झेलना पड़ेगा और महंगाई है और कोरोना काल आया, उसमें आपने देखा तो परेशानी तो हमको उठानी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत। नहीं, वो तो थोड़ी बड़ी परेशानी तो उठानी पड़ेगी, लेकिन इसका निस्तारण के लिए कोई ना कोई जो है रास्ता तो निकल ही सकता है। जो मान लीजिए जो महंगाई बढ़ रही है, जैसे पेट्रोलों के दाम बढ़ रहे हैं,
पेट्रोल और डीजल का जैसे भाड़ा बढ़ रहा है, भाड़ा बढ़ते बढ़ते और जो छोटी जो चीज़ें हैं उनके दाम भी बढ़ रहे हैं। तो हमारे कहने तात्पर्य ये है, मानते हैं हम भाजपा जो है बढ़िया सरकार है, ऐसी बात नहीं करते हैं, लेकिन एक मुद्दा ये महंगाई वाला है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जब 2 साल लॉकडाउन रहा तो ये बताइए गैस, भाई सारे तो रेस्टोरेंट, ढाबा, बड़े बड़े माल वगैरह सब बंद रहे, ठीक, तो यार आखिर गैस कहाँ चली गई? जो सिलेंडर 535 का मिलता था आज वो 980 का मिल रहा है, ठीक, आखिर गैस गई तो गई कहाँ? भाई 2 साल सारे रेस्टोरेंट, रेस्तरां सब बंद रहे हुए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये पेट्रोल डीजल 2 साल गाड़ियाँ कम नहीं चली हैं, लॉकडाउन रहा कोरोना वायरस की वजह से, तो ये डीजल ये पेट्रोल कौन पी गया? भाई ये डीजल जो पेट्रोल था इसको कोई तो पीने वाली चीज़ तो है नहीं कि कोई पी गया इसको। तो ये अचानक से महंगाई कैसे बढ़ गई, इसको तो और डाउन हो जाना चाहिए था, डाउन हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या सिस्टम है, क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या बातें चल रही हैं, कैसे क्या माहौल है, ये तो हम जान नहीं सकते हैं। हम आम आदमी बस ये मैं जानता हूँ कि आम आदमी इस महंगाई से इस समय काफ़ी हद तक गुजर रहा है। तो जब आम आदमी महंगाई से गुजर रहा है तो आम आदमी चाहता क्या है कि 22 में बदलाव हो, या फिर इन्हीं को हम देखना चाहेंगे? देखिए हमारे कहने तात्पर्य यह है कि मतलब इन्हीं की बात नहीं, कोई भी सरकार आए तो दुरुस्त है, ठीक है, ठीक ठाक हो, जो अपना महंगाई पर नियंत्रण में करके चले और अपना जो है सारा आम आदमी भी जो है संतुष्ट हो। वो तो आने वाले पीरियड में कैसे क्या ऊँट किस करवट बैठता है, वो तो 2022 तक क्या किसके विचार बदलते हैं, क्या होता है। आज जैसे मेरा मन है मैं भाजपा के साथ हूँ, कल कहो कोई 10 आदमी उसको समझाने वाले मिल जाएं तो कहो सपा के साथ भी हो सकता है आदमी, क्योंकि नेता दल बदलू हो सकता है कि जनता दल बदलू नहीं हो सकती है। किस लिए? जब उसको बहुत दिक्कत होगी, परेशानी उठानी पड़ेगी, तो आप उसका माइंड चेंज हो जाएगा और दूसरी पार्टी में चला जाएगा। बिल्कुल चाचा, ज़्यादा बात आपसे नहीं करेंगे, एक सवाल लेंगे। ये बताइए कि इस बार सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की ही आएगी, ये तो क्लियर है। क्यों आएगी, कैसे? कई ऐसे मुद्दे हैं देश के जो इन्होंने हल कर दिया। कौन से मुद्दे? अरे जैसे राम जन्मभूमि का सबसे बड़ा मुद्दा था, देश भर में दंगे होते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है। कोई बात नहीं, लेकिन हुआ तो इसी सरकार में। नहीं, अगर मान लीजिए सरकार कोई भी होती तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था ना। ये बात तो सही है आपकी, लेकिन हुआ जब इस सरकार में तो नाम तो इसी का होगा, इसी के शासनकाल में तो हुआ। वो तो नाम ले रहे ना कि हमने किया है, लेकिन किया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो हुआ है। कोई नहीं मतलब, लेकिन मतलब इससे है कि जब आई योगी मोदी की सरकार, ये मुद्दा हल हो गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अच्छा, ये बताइए, से जब बाहर बच्चे जाते थे कहीं नौकरी पे, कहीं दंगा हो गया, किसी के नाम पे क्या हो रहा है? क्या मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे नहीं होते थे? कितने होते थे? ये बहुत बड़ी रियलिटी है, मतलब उन्होंने हल कर दिया। ये कोर्ट से हुआ हो या सरकार से हुआ हो, इससे हमारा मतलब नहीं, इन्हीं के सरकार में यह हुआ। इससे जनता को फायदा क्या मिला? जनता को बहुत बड़ा फायदा मिला। क्या? कहीं भी कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, कहीं भी काम करने चले जाए, उसको इस चीज़ से मतलब खत्म हो गया भ्रम। देखिए, आप बताइए कि योगी जी ने क्या बढ़िया काम किया? कौन सा? कोई 2 काम बढ़िया बता दिया। कौन सा बुरा काम किया? कौन सा बुरा काम किया? अरे जनता तो कह रही कि भैया इतनी महंगाई है, सड़कें आप देख लीजिए, बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, लोगों को आवास नहीं मिले, कागजों में सिर्फ वो आंकड़ा दिखा दिया गया है, शौचालय भी आज लोगों को नहीं। फिर बेहतर है, आज सड़कें भी बेहतर है। गड्ढा मुक्त की बात की गई थी ना, तो सड़कें गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हो पाई? 4.5 साल से ऊपर का वक्त हो रहा है, वादा क्यों निभाया नहीं आप सरकार? पहले गड्ढे नहीं देगा, गड्ढे थे लेकिन वादा नहीं किया था ना किसी ने कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। आपने तो वादा किया था हम गड्ढा मुक्त करेंगे, जब वादा किया था तो आप तो अपने वादे पे खरे उतरे नहीं। खरे कैसे उतरते? अगर मान लो कोई समस्या नहीं आती, अभी गांव में कभी कोरोना तो आवा नहीं है, देश में आया, अगर कोई समस्या देश में आ जाए या किसी परिवार में समस्या आ जाए, कोई विकलांग पैदा हो जाए तो तुम क्या करियो? हम सड़क की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही अगर कोई समस्या घर में आएगी तो दिक्कत होना है, पूरे देश को दिक्कत हो नहीं। हम गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं, सड़क की बात कर रहे हैं, हम कोरोना की बात। अलग जो लग रहा है, अलग लग रहा है, केंद्र गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी। हनीफ जी, आप ये बताइए कि ओवैसी जी आए हुए हैं, आप जानते ही हैं, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, ठीक है, और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी यहाँ पर आए हुए हैं, अखिलेश को इससे नुकसान होगा। तो यूपी का जो मुसलमान है उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और या फिर ओवैसी को ही वोट देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से ओवैसी अपने मंचों से लगातार ये बात कर रहे हैं कि तमाम मुसलमानों के वोट तमाम पार्टियों ने हासिल किए हैं, लेकिन
मुसलमानों का भला आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। तो ओवैसी के आने से यूपी की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, खासकर मुसलमान वोट कहाँ जाएगा? अवैसी के आने से सिर्फ ये हुआ है कि मुस्लिम वोट को बंटवारा करना चाहते हैं वो, और अखिलेश को नुकसान पहुंचना चाहते हैं। यही हुआ आपके वहाँ पर बिहार में इनके पहुंचने से ही लालू की सरकार नहीं बन सकी, इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। अब यूपी में आए, ये बीजेपी के एजेंट आए। ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है, बिहार में नुकसान हुआ, बंगाल भी ओवैसी गए थे, वहाँ तो सुपड़ा साफ हो गया था उनको, तो वहाँ पर क्यों नहीं बीजेपी को फायदा पहुँचा? वहाँ तो बीजेपी हार गई। जनता बिहार के इलेक्शन से जनता में इतनी सूझबूझ आ गई कि अवैसी क्या चीज़ है। जनता पहले से 50 साल पहले से अब ज़्यादा समझदार हो चुकी है। 50 साल पहले हर घर में पढ़ा लिखा नहीं था, आज हर घर में एक ना एक बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो वो पब्लिक समझ चुकी है कि ये क्या चीज़ है। अगर ये इतना ही इनमें था तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तो कम से कम अपनी सीट के अलावा अपनी पार्टी की कोई एक दूसरी सीट निकाल के तो दिखाते। इनकी पार्टी की कितनी सीटें हैं? आप बताइए प्रभात जी कि एक इल्ज़ाम लगता है ओवैसी जी आए हैं, तो अच्छा आप बताइए कि ओवैसी के आने से, वो पहली बार आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्या लग रहा है उनके आने से यूपी की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? हर व्यक्ति गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बन सकता है कि वो अकेला पहुंच जावे और अटल जी की तरह वो अपना भगवा भेज दे लखनऊ के अंदर तो राजनाथ सिंह की विजय हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी के आने से भारतीय इतना सोच चुके हैं, हर व्यक्ति हर भारतीय इतना जानता है कि हमारा हित किस सत्ता के हाथ में है और किस पक्ष में हमको वोटिंग करनी चाहिए, जिससे हमारा देश और हमारे नवनिहाल तक खुशहाल रहें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, दूसरी पार्टी कोई विकल्प है ही नहीं। भारत का हित है तो भारत का इतिहास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास, माननीय मोदी जी के पास ही है। लाख मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, और जो भारत का हिंदू और भारत का नागरिक भारतीय चाहेगा वही सरकार बनेगी, वही होगा। ओवैसी जैसे लाखों आए लाखों चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। नादिर शाह जैसे लोग आए, सिकंदर जैसे लोग आए, उनके चलाए कुछ न चला, वैसे अब भी नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत में किसी की नहीं चलेगी, यहाँ भारतीयों की ही चली और भारतीयों की ही चलेगी। जैसे अभी हमारे मित्र ने एक बात रखी कि ये मुद्दा जो था अयोध्या का, अगर ये न होता तो न मालूम कितने कांड अभी होते रहते। उसी प्रकार वो भी एक मुद्दा था जो हमेशा इस संसार के अंदर, नहीं हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में गूंजता रहता। अब उसका बोलबाला खत्म हो गया। अच्छा, भाई ने जैसे कहा कि इस सरकार ने तमाम बड़े मुद्दों का हल कर दिया, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, तमाम जो बड़े मुद्दे थे इस सरकार ने उसका हल किया, और किसी सरकार ने नहीं किया। अदालत ने किया इसको हल, इसमें सरकार का कोई हल नहीं है, इसका कोई नाम है। फैसला तो अदालत ने किया। फैसला अदालत का है। नो, ये फैसला अदालत का 370 की पैरास और उनको कार्यान्वित करने का श्रेय माननीय मोदी प्रधानमंत्री को ही जाता है। कह रहे कि जो भी हुआ इस सरकार में हुआ, भले ही फैसला अदालत का। सरकार कोई भी हो, लेकिन माना अदालत का फैसला जाएगा। जो अदालत ने फैसला दिया उसकी सभी ने मान किया, हर भारतीय ने इसकी मान किया अदालत के फैसले की। सरकार का मुद्दा नहीं था, ये सरकार का मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा नहीं था। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होता है ना। हाँ, राम मंदिर का फैसला अगर हुआ तो कहाँ से हुआ? सुप्रीम कोर्ट से हुआ। श्रेय हम क्यों ले रहे हैं? प्रेशर किसने डाला? प्रेशर की छोड़िए आप, श्रेय हम क्यों ले रहे भाई? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, प्रेशर के अगर सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी न्यायाधीश हो, आप ये बताइए, कोई भी पार्टी क्या कोर्ट पर, न्यायालय पर प्रेशर डाल सकती है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हो क्या? प्रेशर किसी को पड़ सकता है। ये तो आप गलत कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर था तो उसके बाद ही फैसला आया। अच्छा, हम सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में अगर जज के फैसला न हो तो आम आदमी का जज के बाद नहीं बोल सकता है। कोर्ट इतना कमजोर हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज का अगर प्रेशर होगा तो वो कुछ भी कर देगा। प्रेशर पड़ेगा, तुमका ये सच्चाई है तुमका हिंदुस्तान की। अगर हमने यहाँ थाने जाइए तो 500 रुपया पड़ा। क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। अदालत कोई भी हो, हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी संविधान में रेगुलर लागू हैं उनको, चाहे कोई भी सरकार हो, उसको मानना ही होगा। परंतु कोई भी मुकदमा हो यदि उसकी पैरवी नहीं होती, उसकी आवाज़ नहीं उठाई जाती, आपके 2 थप्पड़ मारे जाएं, अगर आप जा करके थाने में इसकी शिकायत नहीं करेंगे तो थानेदार आपके दरवाजे नहीं आएगा। प्रेशर डाला गया था? नहीं, प्रेशर की कोई ऐसी बात नहीं, प्रेशर नहीं डाला गया। कानून के ऊपर, कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं चल सकता। वो निष्पक्ष है और किसी को
बंधन में नहीं है। तो चुनावी सफर लगातार हमारा जारी है और लोगों से जानने का प्रयास हम लगातार कर रहे हैं कि इस बार यूपी की जनता का मूड क्या है और उत्तर प्रदेश में 2022 में इस बार सरकार किसकी बनने वाली है।